I welcome you to the 11th lecture of the electrostats in the physics lecture series. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या होते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक की मैं आपको सिग्निफिकेंस बता दूं। फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, गॉसियन सरफेसेस को बताना, ये दोनों टॉपिक्स बहुत आसान कर देते हैं। तो हमारा पहला डिस्कशन है कि प्लेन एंगल क्या होता है। तो जैसे कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ तो ट्राइंगल इज अ प्लेनर फिगर, स्क्वायर इज अ प्लेनर फिगर, सर्कल इज अ प्लेनर फिगर बिकॉज यू कैन ड्रॉ इट इन अ प्लेन। सो प्लेनर फिगर के जो एंगल्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल का कोई एंगल अल्फा है, देन इट्स अ प्लेनर एंगल। अब अगर आपने कोई कोन वगैरह ले लिया है, सपोज आपने ये कोन ले लिया, तो अगर आप एक कोन इमेजिन कर पा रहे हो तो यहाँ पर एक सर्कल टाइप का आपको एरिया मिल जाता है, सर्कल टाइप का इस टाइप का एंगल मिल जाता है ना। इसको हम कभी कभी रो से ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये जो ओमेगा से हम डिनोट कर रहे हैं ये आपका होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ऑलवेज कम्स इन 3D। जैसे कि अगर आप क्यूब की बात करें तो क्यूब के लिए सॉलिड एंगल क्या होता है? क्यूब के लिए सॉलिड एंगल आपका होता है पाई/2 ओमेगा। तो ये ओमेगा एंगल आपका होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये बात हो गई प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल की। अब हम थोड़ी बहुत बेसिक सी मैथ्स हम लेके चलते हैं और हम अपना पूरा डिस्कशन उसी के ऊपर रखेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो 2D फिगर्स के लिए हम अपनी बात करते हैं। अगर आपकी ये एक आर्क दी है और इस आर्क पे ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका समथिंग थीटा है और ये रेडियस आर है। थोड़ा सा ड्रॉ करने में इसमें दिक्कत हो जाती है। ये एंगल अगर थीटा है और ये रेडियस आर है, तो ये जो पूरा लेंथ कहलाता है ये आर्क लेंथ कहलाता है, ठीक है। ये रेडियस आर है, तो ये जो पूरा लेंथ होता है इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। आर्क लेंथ बराबर, ठीक है, आर्क लेंथ बराबर होता है आर थीटा, वेयर थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ पाई/3, पाई/4, पाई/2, या जिसको नॉर्मल भाषा में रेडियन बोलते हैं। थीटा एंगल्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो डिग्रीज में, एक रेडियन में। तो अगर आपका ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है और ये अगर आपकी आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ बराबर होता है आर थीटा, या थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो ये चीज़ आपको बहुत बेसिक मैथ से ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ये चीज़ होती है 2D फिगर्स के लिए। अब अगर हम यही चीज़ थोड़ा सा 3D के लिए बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, तो देखते हैं 3D में थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए अगर आप ये आपको एक 3D फिगर दिया हुआ है, इस टाइप का एक कोन दे दिया मैंने आपको, तो कोन का ये पूरा एंगल ओमेगा होता है, ठीक है। ये पूरा एंगल कोन के लिए क्या होता है? ओमेगा होता है। और इस पूरे एंगल को हम नाप के चलते हैं एक 3D प्लेन के, तो ये आपका सॉलिड एंगल कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट हम ओमेगा से करते हैं, जो रेजिस्टेंस में हम ओम यूज करते हैं उससे मतलब हम रिप्रेजेंट इसको करते हैं, ठीक है। अब ये जो ओमेगा होता है ये एरिया अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहां आर विल बी द रेडियस ऑफ दिस एरिया, ठीक। बेसिकली एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है। अब ये कैसा एरिया, कैसा रेडियस, हम कैसे निकालते हैं उसको, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, और इसी फिगर में अगर हम थोड़ा सा रीड्रॉ करके चलें, मान लीजिए P पॉइंट से आर लेंथ पर हमने कोई एरिया ऐसा कंसिडर किया, छोटा सा एरिया डीए कुछ ऐसा कंसिडर किया कि P पॉइंट से डीए पे किसी भी पॉइंट पे हम लाइन खींचें तो वो परपेंडिकुलर आ जाए। तो इस केस में जो आपका ओमेगा होता है, ये जो आपका ओमेगा एंगल होता है, ये ओमेगा एंगल होता है डीए अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कंडीशन ये है कि इस P पॉइंट से हर एक जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब
वहीं से डिस्कशन निकल के आता है कि अगर सपोज मेरी कोन का ये जो स्पेस है ये ऐसे ना हो कि ऐसे थीटा एंगल पर टिल्टेड है, ऐसे ये जो बेस है ये इस टाइप से ना होकर थीटा एंगल पे इस टाइप से टिल्टेड है, तब क्या होगा, तब एरिया का हम कंपोनेंट ले लेंगे। मैंने आपको बताया था एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया का हम कंपोनेंट लेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा ये, जो कि पी के परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला निकल के आता है जो आपका सॉलिड एंगल होता है वो बराबर होता है एरिया परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट एरिया। क्लियर? ये आपका होता है सॉलिड एंगल। तो मैंने आपको बता दिया प्लेन एंगल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया सॉलिड एंगल क्या होता है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा देख लें एंड पॉज द स्क्रीन टू नोट डाउन। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसमें हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में आपको नहीं कैलकुलेट करने सिखा रहा हूँ क्योंकि प्लेन एंगल आप लोग जानते हो, प्लेन एंगल आपने 5th क्लास से ही कैलकुलेट करना सीखा है। सॉलिड एंगल थोड़ी सी नई चीज़ है तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सपोज ये आपका एक स्फीयर है और ये सेंटर से इस पॉइंट की दूरी r है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, सेंटर से साइड की दूरी r है। सॉलिड एंगल कितना होगा? तो अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपका रेडियस r है, यहाँ से छोटा सा एरिया डी निकल रहा है जो कि हमेशा आर के क्या परपेंडिकुलर, किसी भी जगह पे आर ले लो हमेशा एरिया क्या रहेगा, सरफेस एरिया जो होगा परपेंडिकुलर होगा। जैसे अगर आप यहाँ लोगे तो यहाँ भी देखो एरिया नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा, तो डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका। अब आपको ए परपेंडिकुलर पहले पता लगाना है, तो ए परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द सरफेस एरिया ऑफ दिस होल फिगर। तो सरफेस एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे क्या है आर स्क्वायर कर दिया, सॉलिड एंगल आया 4 पाई। क्लियर? नोट कीजिए इसको। तो ठीक, आइए हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज ये आपका एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस आर है, सेंटर में पॉइंट O है, और मैंने आपसे सॉलिड एंगल पूछ लिया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सॉलिड एंगल आपका डी ए परपेंडिकुलर कौन आर होता है, आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से आप रेडियस पे जाओगे, अगर ये हेमिस्फीयर है तो एरिया हमेशा कैसे सरफेस के परपेंडिकुलर है, वैसे n नंबर ऑफ सरफेसेस है, तो ये पूरा सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, पूरा सरफेस एरिया होना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर से, आंसर आएगा 2 पाई। तो ऐसे सॉलिड एंगल हम कैलकुलेट करते हैं स्फीयर्स वगैरह के लिए, कोन वगैरह के लिए भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे हम एलिमेंटल एरिया को चुनते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, पर वो चीज़ भी अगर हार्ड नहीं पड़ेगी अगर मैं आपको कोन में प्लेन एंगल दे दूँ और आपसे मैं सॉलिड एंगल निकालने को पूछ लूँ। हमारा अगला डिस्कशन इसी के ऊपर होने वाला है कि हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद लिखिए द रिलेशन बिटवीन द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो अब हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो अगर आप एक सॉलिड फिगर कंसिडर करें जैसे कि स्फीयर वगैरह, और स्फीयर पे अगर आप एक बहुत एलिमेंट्री सा एरिया कट कर लें इस टाइप का, और ये एंगल ओमेगा है पूरा और ये एंगल अल्फा है, तो इस ओमेगा और अल्फा में रिलेशन क्या है बेसिकली में यही पता करना है। तो अगर आप स्फीयर की बात करें और हम उसमें कोन टाइप कंसिडर कर लें तो नो डाउट आपको कुछ ऐसी कैप टाइप की फिगर मिलेगी, अगर उस फिगर को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके देखना है तो। और ये एंगल आपका ओमेगा होगा, अगर ये पॉइंट सेंटर है तो ये एंगल आपका अल्फा होगा, ठीक है। ये नीचे वाली दूरी तो आपकी आर ही रह जाएगी, आर रेडियस की रह जाएगी, लेकिन हमें इस दूरी का कोई बहुत खास आइडिया नहीं है। तब हम इस केस में प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अब देखिएगा ध्यान से, आप लोग
थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाना चाहिए था, थोड़ी सी बड़ी कैप लेके चलते हैं। अगर ये कैप हेमिस्फीयर ये कैप है तो डायरेक्टली एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते। हेमिस्फीयर हमें इस कैप का अगर सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट चुनना होगा जो कि कैप पर एक रिंग बना देगा, और इस रिंग का रेडियस, अगर ये r था तो इस रिंग का रेडियस होगा r sin थीटा। ठीक, अच्छा अगर ये डी थीटा ये r, तो ये आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए r डी थीटा। तो रिंग की थिकनेस, क्योंकि इसे r डी थीटा को आप घुमा रहे हो तो रिंग बन रही, रिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, r डी थीटा। सारा खेल इमेजिनेशन का है। तो आपको बेसिकली मिल गई एक रिंग जिसका रेडियस है r sin थीटा और जिसकी थिकनेस है r डी थीटा। तो इस पूरे सिस्टम में ये जो शेडेड एरिया है ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2 पाई r sin थीटा r डी थीटा पेरीमीटर इनटू द थिकनेस। ये आपका एक परपेंडिकुलर है। तो ए परपेंडिकुलर बेसिकली है 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो मतलब 2 पाई sin थीटा डी थीटा विल बी योर ओमेगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो थीटा कहाँ से कहाँ है, थीटा यहाँ से शुरू और यहाँ तक पूरा गया, तो ये पूरा एंगल था अल्फा, शुरू हुआ 0 से। तो अगर आपको, तो ये तो छोटा सा प्लेन एंगल है ना, ये तो एक बहुत छोटा सा प्लेन एंगल है जो इस डी थीटा की वजह से इतने में आ रहा होगा। तो पूरा प्लेन एंगल पाने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे दोनों साइड इंटीग्रेट, लिमिट क्या रखोगे 0 से अल्फा और यहाँ 0 से ओमेगा। जब आप इंटीग्रेट करो तो आप पाओगे ओमेगा बराबर 2 पाई cos 0 माइनस cos 0 डिग्री माइनस cos अल्फा, या 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा। तो अगर आपको प्लेन एंगल पता हो तो आप सॉलिड एंगल निकाल सकते हो, अगर आपको सॉलिड एंगल पता हो तो आप वहां से प्लेन एंगल निकाल सकते हो यूजिंग दिस रिलेशन। तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल इन द गिवन 3D फिगर। हाँ, इट्स वैलिड फॉर एनी फिगर। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करते हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है स्फीयर के ऊपर। मान लीजिए कि ये आपका एक स्फीयर है, तो इसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कितना होगा, जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा ओमेगा बराबर 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा वाला, हम उसको थोड़ा सा अप्लाई करना सीखते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कितना होगा, तो प्लेन एंगल अगर आप ध्यान दें तो पूरे एंगल में 360 और प्लेन एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अल्फा बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अल्फा को 180 डिग्री को तो -1 होता है, तो 1 माइनस -1 हो गया 2, तो प्लेन एंगल आ गया आपका 4 पाई। वैसे आप एक हेमिस्फीयर ले लो, अगर आप एक हेमिस्फीयर ले लोगे तो इसके लिए पूरा एंगल ये कितना होगा 180 डिग्री, तो आधा एंगल होगा 90 और यही आपका होगा प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल आपका कितना होना चाहिए, सॉलिड एंगल होना चाहिए 2 पाई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर हुआ 2 पाई। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में, क्या बात समझ में आई मैं आपको सिखाता हूं। ध्यान दीजिए, मैं कोई भी क्लोज फिगर ले लूं, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं इसको, तब आप देखिए। मैं कैसा भी क्लोज फिगर लूं, ऐसे ले लूं, ये सेंटर मान लीजिए, और इसी सेंटर के बाद मान लीजिए कि एक सरफेस में ऐसे ले लेता हूं और इसी सेंटर में गोल सरफेस भी ले लेता हूं। चलिए,
अगर ये सेंटर है, मैं कैसी भी सरफेस लूँ, सरफेस 1 ले लूँ, सरफेस 2 या सरफेस 3, कैसी भी सरफेस ले लूँ 3D में, सबके लिए क्या प्लेन एंगल जो हमारा है, जो हमारा यहाँ से प्लेन एंगल निकलेगा, क्या तीनों सरफेस के लिए सेम आएगा और 180 डिग्री आएगा? 360 डिवाइड बाई 2 180 डिग्री। अगर प्लेन एंगल 180 डिग्री आ रहा है तो हमेशा हमारा सॉलिड एंगल कितना आएगा? 4 पाई। तो फॉर एनी क्लोज सरफेस ऑलवेज द सॉलिड एंगल इज 4 पाई। स्फीयर ले लो, उल्टा सीधा कोई भी फिगर ले लो, क्लोज सरफेस है तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल क्या होना चाहिए? 4 पाई। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फ्लक्स के ऊपर बात करते हैं कि हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉलिड एंगल का रोल उसमें कहाँ है। तो आइए हम देखते हैं। सपोज ये आपका एक स्फीयर है, इसके सेंटर पर मैंने चार्ज क्यू रखा है, स्फीयर का रेडियस है r, स्फीयर का रेडियस है r, और मैं आपसे फ्लक्स पूछ लूँ नेट फ्लक्स कितना होगा, सिस्टम से आउट कितना आ रहा होगा, तो मैं अगर आपसे नेट फ्लक्स पूछता हूँ तो कैसे आप निकालूँ? तो नेट फ्लक्स होता है E डॉट डी, E डॉट डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ देखो तो क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये हॉलो वो है स्फीयर है, सॉरी हॉलो स्फीयर है, ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? के क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। और डी ए क्या है? डी ए आपका है 4 पाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, आंसर आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हमारे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो हमने क्या किया कि हमने एक रेडियस बढ़ा लिया, आर डैश कर दिया, और आर डैश करने के बाद हमने फिर से फ्लक्स निकाला, वो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। अरे भाई ये चीज हो जाएगी, क्यू यहाँ आर डैश स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी आर डैश स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को काटेगा तो फिर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर हमने एक बार रेडियस घटा के भी सोचने की कोशिश की, ठीक है, या रेडियस घटाइए मत, रेडियस थोड़ा सा बढ़ा के ही सोचते हैं, रेडियस घटाने में थोड़े बहुत केसेस डिफरेंट होता है, ठीक। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जब ये चीज निकली तो हमने और रेडियस बढ़ाने की कोशिश की, तब भी मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ड रेडियस, रेडियस से वो इंडिपेंडेंट है। तो इस चीज को जब हमने थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू किया तो हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। फ्लक्स कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब या तो डीए कांस्टेंट या तो ई कांस्टेंट, पर डीए डिपेंड्स ऑन द रेडियस, तो डीए तो कांस्टेंट हो नहीं सकता है। तो कांस्टेंट हो कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली कांस्टेंट नहीं हो रही, वो इस हिसाब से वैरी कर रही है कि बार बार ये फ्लक्स आपको कांस्टेंट आ जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज ये क्लियर हुई कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़ेगा। सपोज इसने 4 लाइन छोड़ी, तो अगर हम इस सरफेस एरिया को थोड़ा सा बढ़ा भी दें तो निकलेगी कितनी? इस सरफेस से निकलेगी कितनी? 4 ही लाइंस निकलेंगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चेंज हुई नहीं, और फ्लक्स होता क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस। तो इसीलिए फ्लक्स आपका चेंज नहीं होता है। एक क्लोज फिगर के लिए आपका हमेशा फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि एक साल इन लोगों ने जेईई में क्वेश्चन पूछ दिया था, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने क्यूब दे दिया था इस टाइप का, और इस क्यूब के सेंटर पे इन्होंने चार्ज क्यूब रख दिया था और पूछ लिया था इस पूरे सिस्टम का फ्लक्स कितना होगा। अरे भाई, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है और एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया वेक्टर इधर, उस हिसाब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सपोज मैं आपको कोई भी ऐसे एक आर्बिट्रेरी सा सरफेस दे दूं, उसके अंदर क्यू चार्ज रख दूं, तो आपका फ्लक्स कितना निकलना चाहिए? फ्लक्स आना चाहिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक थ्योरम निकल के आया जिसको हम बोलते हैं आज की भाषा में गॉस थ्योरम। तो अब गॉस थ्योरम के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो वहां से, तो उस कॉन्सेप्ट से, मतलब उस चीज से हमें एक बात समझ में आई, तो पिछले क्वेश्चन से हमें एक बात समझ में आई कि जो आपका फ्लक्स होता है ना, वो होता है ई डॉट डी,
का इंटीग्रल सरफेस वाइज, क्योंकि ये सरफेस है, बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब है पूरे उस क्लोज सिस्टम में कितना चार्ज है। जैसे सपोज आपने एक आर्बिट्ररी क्लोज सिस्टम ले लिया, इसमें चार्ज Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, बाहर Q3 ले लिया, Q4 ले लिया, ठीक है, बाहर Q3 ले लिया और Q4 ले लिया, और मैं आपसे पूछ लूँ इस पूरे सिस्टम का नेट फ्लक्स कितना है, तो आप कैसे बताओगे? जीरो नहीं होगा, सॉरी। तो इनक्लोज चार्ज कितना है? Q1 और Q2, तो नेट फ्लक्स होना चाहिए Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार में निकल गया। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताता तो आप कैसे निकालते? देखो, तो उस केस में आप Q3 की वजह से फ्लक्स निकालते जो कि आता जीरो, Q1 की वजह से फ्लक्स निकालते जो कि आता Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वजह से फ्लक्स निकालते जो कि आता Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q4 की वजह से निकालते जो कि आता फ्लक्स जीरो। अच्छी खासी इंटीग्रेशन कैलकुलेशन के बाद आप इन दोनों को जोड़ते तब जाके आपको ये रिजल्ट मिलता। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि भाई जितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे कि इसी में हम एक और कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो सरफेस आप मानते हो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वो गॉसियन सरफेस है। मतलब यहाँ जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस है, और इन चार्जेस के लिए दो अलग अलग गॉसियन सरफेस का इंटरसेक्शन आएगा, जो कि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे तब हम वहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? अभी के लिए आपको याद रखना है whatever the total charge enclosed is upon epsilon naught gives you the net flux। ठीक है, तो आइए हम इस पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करें, उससे पहले एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। सपोज दिस इज योर स्फीयर एंड मैंने प्लस क्यू चार्ज बाहर रख दिया है। इस प्लस क्यू की वजह से इस स्फीयर पे नेट फ्लक्स कितना आएगा? तो भाई क्यू की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसी उतनी ही थी, तो फ्लक्स जीरो। लेकिन सपोज अभी मैं यही प्लस क्यू चार्ज यहाँ अंदर रखता, तब क्या होता? तब आपका फ्लक्स होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक साल जेईई में ऐसे कई सवाल पूछ लेते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ऐसे बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं हैं। अब मैं आपके सामने 6 रिलेशंस लिखने जा रहा हूँ, 5 रिलेशंस एक्चुअली, 6 नहीं, 5 रिलेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। आपको बताना है कौन सा रिलेशन ट्रू है, कौन सा रिलेशन फॉल्स है। इफ फाइ नेट इज इक्वल टू 0, if net flux is equals to 0, net flux is equals to 0 is q in is equals to 0, if q in is equals to 0 is net flux is equals to 0, if phi net is equals to 0 is electric field intensity is equals to 0, if electric field intensity is equals to 0 is phi net equals to 0, if q enclosed is equals to 0 is electric field also equals to 0। तो आपको इन 6 स्टेटमेंट से मतलब बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। चलिए पहली स्टेटमेंट से हम कंसिडरेशन करते हैं। सपोज आपका एक सिस्टम है और अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारे चार्जेस मैंने आपको बाहर दे दिए, तो नेट फ्लक्स 0 आता है। ट्रू है, क्योंकि इन सब की वजह से नेट फ्लक्स जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसेगी उतनी ही निकलेगी। ठीक, क्यों इंक्लूज 0 है तब भी फ्लक्स आपका 0 है, ट्रू है। जब आपका फ्लक्स नेट 0 है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये भी ट्रू है। ठीक है, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नहीं सॉरी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी।
ये फॉल्स होगी, क्यों फॉल्स होगी मैं भी बता रहा हूँ। जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब भी आपका फ्लक्स जीरो है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, क्यू जीरो है, तो फ्लक्स आपका जीरो। क्यू इनक्लोज जीरो है तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जीरो होगी, ये चीज फॉल्स है। नहीं नहीं, एक मिनट, मैंने ये चीज मुझे उल्टी लिखनी चाहिए थी। अगर आपकी सॉरी, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो क्या क्यू इनक्लोज जीरो है। क्यू इनक्लोज आपका जीरो, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स कैसे, आइए देखते हैं। सपोज आपका क्यू चार्ज यहाँ है, ये एक सरफेस है गॉसियन, तो इस सरफेस पे नेट फ्लक्स देखे ध्यान से, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और क्यू इनक्लोज जीरो है, ठीक है। तो वही चीज थी कि अगर क्यू इनक्लोज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और जब फ्लक्स जीरो है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी सारे रिलेशंस ट्रू हैं, ठीक है। अब आइए हम कुछ सिस्टम्स के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। मैं जो भी आपको प्रॉब्लम्स लगवाने जा रहा हूँ वो सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रॉब्लम्स हैं। मैंने थोड़ा बहुत कंपटीशन से और आपके बोर्ड लेवल से भी चीज़ों को उठाया है। आई होप कि आपको वो चीज़ें पसंद आएंगी। तो आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को और कुछ क्वेश्चंस को, और फिर आज के लेक्चर में ही एंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एक हेमिस्फीयर दिया है और यहाँ पे क्यू चार्ज दिया है और आपसे फ्लक्स पूछ लिया है। तो हेमिस्फीयर इज नॉट एन ओपन सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द क्यू चार्ज इज नॉट इंक्लूज विद एन हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे हमने रखा हुआ है, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एकदम। तो उस केस में भी इसको इंक्लोज करना होगा, तो इंक्लोज करेंगे तो ये देखिए ध्यान से, पूरा एक स्फीयर बन गया। अगर ये स्फीयर और क्यू चार्ज इंक्लोज है तो फ्लक्स कितना आता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आधे के लिए हम सिर्फ डिस्कशन करें तो आधे में फ्लक्स कितना आएगा, हाफ ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली आपको करना यही है कि मैं जो भी आपको सरफेस दूंगा आप उसका सिमेट्रिक सरफेस बना लो, पूरे सिमेट्रिक पे आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस पे जैसे कितना आएगा वो आप निकाल लो। तो ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको ऐसे कई क्वेश्चंस करा सकता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा। सपोज दिस इज अ क्वार्टर ऑफ स्फीयर, सपोज दिस इज समथिंग लाइक क्वार्टर ऑफ स्फीयर, और अगर इस टाइप का, ठीक, मान लीजिए कुछ ऐसा मैंने ले लिया है और क्वार्टर ऑफ स्फीयर के एकदम इस पॉइंट पे मैंने चार्ज क्यू रखा है, तो इसके अबाउट सिमेट्रिक फिर से स्फीयर बनेगा, स्फीयर की वजह से फ्लक्स आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स सिर्फ क्वार्टर की वजह से कितना आएगा, 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर जो पूछ सकता है, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछ सकता है वो ये है, सपोज ये प्लेन है, मतलब एक स्क्वायर टाइप है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये 90 स्क्वायर है, मतलब मैंने आपको एक स्क्वायर दिखाया है, और a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस से ऊपर की तरफ मैंने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस चार्ज क्यू की वजह से फ्लक्स कितना आएगा आपको ये बताना है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर तो एक क्लोज फिगर है नहीं, तो इसको क्लोज फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, आप स्क्वायर इस साइड भी रखेंगे, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी। ये कुछ ऐसा ही है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर है,
तो अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो एकदम इसी डायमेंशन पे इस साइड भी आप रखोगे, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, फिर आप ऊपर से क्लोज करने के लिए भी एक रखोगे। तो बेसिकली एक स्क्वायर का सिमेट्री क्या बन गया, एक स्क्वायर का सिमेट्री बन गया आपका क्यूब। और जब क्यूब एक क्लोज फिगर बन गया, जैसे कि आपका ये क्यूब बन गया और जस्ट इसके मिडिल में मैंने चार्ज क्यू रखा है, तो फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 6 फेसेस थे, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस थे, 6 फेसेस की वजह से फ्लक्स आया इतना। तो एक फेस की वजह से फ्लक्स कितना है, ये एक फेस है ना क्यूब का, इस एक फेस पे फ्लक्स कितना है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ऐसे निकालते हैं। चलिए एक और हम बहुत अच्छा सा आपसे मतलब डेरिवेशन लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा डेरिवेशन मैं आपको कराता हूँ, भाई बहुत मजा आएगा। अब जो मैं आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट से अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कोई बहुत टफ नहीं है, इजी है ये भी। सपोज ये क्यूब है आपका, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सपोज ये आपका एक क्यूब है और क्यूब 280 डायमेंशन का है। इस क्यूब से ए डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ एक चार्ज क्यू लिया है और एक छोटा सा क्यूब यहां मैंने एक और बना लिया है, ठीक है, ठीक है। इस क्यू चार्ज की वजह से इस पूरे क्यूब पर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स स्मॉल क्यूब पे कितना होगा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिएगा, इस पूरे क्यूब पर ठीक, हाँ, इस पूरे क्यूब पर फ्लक्स था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस एक फेस पर फ्लक्स आएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इन सारी साइड्स को खोल दें, तो इस जैसा हम कितना फेस रीजनरेट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 से तो वो एक और एक आधा, तो 1.5 टाइम्स 6 इंटू टाइम। एक क्यूब को आप खोलेंगे तो उसमें 6 साइड होती हैं, हर एक साइड एक इतने बड़े फेस का है, 4 साइड मिलकर पूरा एक फेस बनाती है और 2 साइड मिलकर आधा, ठीक है। तो 1.5 डेढ़ टाइम, मतलब 3/2 टाइम्स द करंट वैल्यू। तो आंसर आएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं आपसे इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स पूछ लूं कि इस सरफेस पे कितना फ्लक्स आएगा, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो भाई पूरे क्यूब की वजह से फ्लक्स आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे सरफेस पे फ्लक्स आया क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो हिस्सा है उस सरफेस का 1/4 ही 1/4 है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। और जो क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट वाला मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझे किसी में नहीं, मुझे ये क्वेश्चन यूरोटो में मिला था, द मोस्ट टफेस्ट बुक ऑफ द फिजिक्स, जो स्टूडेंट्स की लगाने में थोड़ी सी हालत टाइट हो जाती है, वो यूरोटो है। तो यूरोटो का ये क्वेश्चन था क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे आपसे मन किया डिस्कस करने का तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अच्छा वाला, तब इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। सपोज एक पैरेलल प्लेट है, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट है, जिसकी जो थिकनेस है ना वो ए है, और इस पैरेलल प्लेट को मैंने ऐसे मतलब लंबे लंबे रखे हैं, मतलब समझ लो ये पैरेलल प्लेट है, ऊपर तक इनफाइनाइट है, नीचे तक इनफाइनाइट मेरे सामने रखी है। तो इस पैरेलल प्लेट का उसका थिकनेस ये है, मैंने उसको ऐसे रखा है, और ये a/2 पर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/2 एक पॉइंट सिचुएटेड है P, जिसमें मैंने चार्ज Q को रख दिया है, एक चार्ज सिचुएटेड है Q। इस Q की वजह से इस प्लेट पे फ्लक्स कितना आएगा आपको ये फाइंड करना है। तो
अगर आपको क्लोज फिगर बनाना है तो ध्यान दो, ये 2a की डिस्टेंस है, अगर तुम यहाँ लगाओगे तो 2a पूरा कवर इसको नहीं कर पाएगा, मतलब एकदम सेंटर में नहीं आ पाएगा। तो अगर तुम्हें एकदम सेंटर में लगाना है तो एक पैरेलल प्लेट तुम्हें ऐसे लगानी पड़ेगी। अगर ये एंगल तुम ध्यान दो तो ये a, ये √3a/2, तो ये एंगल थीटा, तो tan थीटा बराबर a बाई √3a ले लो, ये डिस्टेंस √3a, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री। ध्यान से देखो, इक्विलैटरल ट्राइंगल टाइप कुछ बन गया, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल टाइप बन गया। तो ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल एक यहाँ भी ले लो, फिर एक यहाँ भी ले लो, फिर एक यहाँ भी ले लो, एक यहाँ भी ले लो, एक यहाँ भी ले लो। तो ध्यान दोगे, अगर तुम इसको बहुत अच्छे से बनाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसा हेक्सागन टाइप मिल जाएगा। ठीक है, अब हेक्सागन में अगर चार्ज क्यू रखा है तो फ्लक्स आएगा Q/ε0, और एक फेस पे फ्लक्स कितना आएगा Q/6ε0। हेक्सागन इसलिए बनाया ना क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लगाते तो ये क्यू चार्ज हो सकता है पूरी तरह से इंक्लोज नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमें ऐसा बनाना होता है कि हर एक प्लेट से उसका डिस्टेंस सेम रहे, तो वो गॉसियन सरफेस कहलाता है, और Q/6ε0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक आध अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर कल हम फ्लक्स से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक आध अच्छे प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कल हम अपना डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सिस्टम में, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे फ्लक्स का यूज करके। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये डिस्क है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस कैपिटल R है, इस पॉइंट से अल्फा दूरी पर है। ठीक है, पूरा डिस्क है, और ये जो पूरा सॉलिड एंगल है ये ओमेगा है, सॉलिड एंगल जो है वो ओमेगा है। ये डिस्टेंस L है, तो ये पूरी डिस्टेंस है L² प्लस R²। अगर मैंने इस पॉइंट पे Q चार्ज रखा है तो आप मुझे बताओ फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स इस Q चार्ज की वजह से इस डिस्क पर फ्लक्स कितना आएगा। तो इस चीज को निकालने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक स्फीयर में पाई होता है 4π, तो 4π एंगल के लिए हमारा जो फ्लक्स आता था वो आता था Q/ε0। एक क्लोज फिगर के लिए एंगल होता है 4π, सॉलिड एंगल होता है 4π, और उसके लिए फ्लक्स आता है Q/ε0। तो 4π के लिए आया Q/ε0, तो 1π सॉलिड एंगल के लिए आया Q/ε0 4π। अच्छा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, तो सॉलिड एंगल कितना 2π 1 माइनस कॉस अल्फा। अच्छा, ये अल्फा, तो कॉस अल्फा अगर हम निकालेंगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब L/√L² प्लस R²। तो कॉस अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं L/√L² प्लस R²। तो एक पाई के लिए आंसर आ रहा है इतना, तो इतने के लिए कितना आना चाहिए, इतने के लिए आपका आंसर आना चाहिए, फ्लक्स आना चाहिए Q/4πε0 2π 1 माइनस L/√L² प्लस R²। कितना टफ आंसर है, लेकिन कैलकुलेशन कितनी आसान है, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाया और डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया, था इजी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे, उसका आंसर बता देता हूँ, ट्राई करना आप लोग। ये एक सिलेंडर है जिसकी जो लेंथ है ना वो L है, और जिसका रेडियस है ना वो R है, और अगर मिड पॉइंट पे हम देखें तो ये एंगल अल्फा है, और यहाँ भी एंगल अल्फा है, और ये पूरा एंगल ओमेगा है, और ये पूरा एंगल ओमेगा है। आपको बताना है ये जो कर्व सरफेस है, सिलेंडर अगर ये है तो ये इसकी कर्व सरफेस कहलाती है। कर्व सरफेस पर अगर ये सिलेंडर है तो इसकी कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स ऑन कर्व सरफेस कितना होगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है पूरा एक सिलेंडर, तो मैं आपको इसका डायरेक्टली सोल्यूशन बता दूँगा कैसे निकालना है। पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। नोट कर लीजिए। तो ठीक, ये फिगर था हमारा सिलेंडर, तो बीच में चार्ज क्यू था, तो पूरे चार्ज की वजह से एक सिलेंडर पर फ्लक्स आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एक फेस है ये थोड़ा सा डिस्क की तरह है। इमेजिन कि सिलेंडर का जो बेस होगा वो एक डिस्क की तरह आपको दिख रहा है। तो एक डिस्क पर आपका फ्लक्स कितना आएगा पिछले क्वेश्चन में, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू। देखिए यहाँ भी गड़बड़ी आप मत कीजिएगा, ये L बाई 2 है, तो ये पूरा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। तो कॉस अल्फा अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा वो L बाई 2 बाई रूट ओवर एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये एक डिस्क की वजह से। ऐसे ही दूसरा डिस्क भी है, तो जो दोनों डिस्क की वजह से आएगा वो हो जाएगा इतना। टोटल फ्लक्स था इतना, डिस्क के थ्रू फ्लक्स था इतना, तो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस एल बाई 2 बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ठीक, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस एल बाई 2 बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। उसको सॉल्व करेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई 2 बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 आपका आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने जो उठाया था ये मेरा SC वर्मा से था, और एक साल शायद कोई इंस्टीट्यूट थी वो KVPY की तैयारी कराती है, तो KVPY में मतलब KVPY में नहीं पूछा था, उनकी जो DPP थी, KVPY की जो DPP थी उसमें मुझे क्वेश्चन दिखा था, मिलता जुलता, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं था, डायमेंशन थोड़ी बहुत इधर उधर भी अलग थी, तो ऐसे ही मुझे मिला था कुछ क्वेश्चन, तो मैंने आपको करा दिया। कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, पूरे सरफेस पे चार्ज कितना होगा वो निकाल लो, और जिस पे तुम्हें निकालना है उसके हिसाब से डिवाइड करके सिमेट्रिक सरफेस बना के निकाल लो। तो नेक्स्ट टर्म में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सिस्टम्स के लिए कैसे निकालते हैं और बाकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।